जब किसी देश के लोगों में भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में एकता और प्रेम की भावना बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति राष्ट्रवाद कहलाता है। जब किसी देश के लोगों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में एकता और प्रेम की भावना बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत ऐसे तो पुनर्जागरण काल से ही हो गई। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत ऐसे तो कब से हो गई थी? पुनर्जागरण के समय से। आपको पुनर्जागरण का अर्थ भी बता दिए थे। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना। फिर से जगना। लेकिन इसमें मजबूती, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत ऐसे तो पुनर्जागरण काल से हो गई, लेकिन इसमें बढ़ोतरी फ्रांसीसी क्रांति के बाद आई। आपको मालूम होगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में तेजी आने लगी। क्या आने लगी? तेजी आने लगी। क्योंकि 1789 के बाद ऐसे कुछ परिस्थितियां बनी जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में तेजी आने लगी। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या आने लगी? तेजी आने लगी 1789 ईस्वी के बाद। नहीं जी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के सबक लेकर यूरोप के लोगों में भी अपने देश में कुछ नई करने के लिए बातें सोचने लगे, कुछ सुधार करने के लिए बातें जो हैं सोचने लगे। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के राष्ट्रवाद में बहुत क्या तेजी आ गई। नहीं जी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में कुछ कारण क्या था जी? कारण था। जैसे नहीं जी, फ्रांस की राजक्रांति आप लोग पढ़े भी हैं। फ्रांस की राजक्रांति किसके समय में हुआ था? बोलो तो किसके समय में हुआ था? लुई 16वां के समय में। तो उसका भी प्रभाव पड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में। फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद नेपोलियन जो फ्रांस के शासक था, वो आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। नेपोलियन के आक्रमण से भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ने लगी। नेपोलियन के आक्रमण से भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ने लगी। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के ने उसको राजनीति से प्रेरित हुआ और उसका असर यूरोप में पड़ा और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। इसके अलावा अखबारों, सड़कों और यातायात के साधन ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से नेपोलियन के नीति यूरोप के विजयी राष्ट्रों ने, यूरोप का जो विजय हुआ था, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ 1815 में। नहीं जी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ 1815 में, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। इसे भी याद रखिएगा, टिक आउट में पूछता है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। तो नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वो 1815 में हुआ। 1815 याद रहेगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815।
1815 में हुआ था। इसमें उसके राज्य को जो नेपोलियन के युद्ध से तहस नहस हो गया था, उसको फिर से एकत्रित करने का प्रयास किया गया उस सम्मेलन में। लेकिन उस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिक कर रहा था। जो वियना में सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक क्या था? एक घोर कट्टरवादी नेता था, घोर कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी नेता था, जो कि पुराने विचारों के समर्थक, वो पुराने रीति रिवाजों को पालन करता था, नए रीति रिवाजों को पालन जो है नहीं करता। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक। इस तरह से मेटरनिक ने फिर से यूरोप में वही पुराने रीति रिवाजों को क्या कर दिया जी? थोप दिया लागू। इस तरह से वियना सम्मेलन के बाद जो 1815 में हुई थी, नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का आगमन हुआ। वियना सम्मेलन के बाद जो 1815 ईस्वी में हुई थी, नेपोलियन युग का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और यूरोप में फिर से मेटरनिक युग का क्या हुआ जी? आगमन हुआ। क्योंकि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक क्या था? पुराने विचारों, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और पुराने विचारों के समर्थक, एक कट्टरवादी नेता। वो नए रीति रिवाजों को नहीं मानता, नए रीति रिवाजों को नहीं मानता था, पुराने रीति रिवाजों को पालन करता था। फिर से वही रीति रिवाज यूरोप में क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इस तरह से वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का क्या हो गया? अंत हो गया और मेटरनिक युग का आगमन हो गया। वियना सम्मेलन के बाद कौन युग का अंत हो गया? नेपोलियन युग का अंत होगा। फिर से सुनो, वियना सम्मेलन के बाद कौन युग का अंत हुआ? और कौन युग का आगमन हुआ? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? याद रहेगा ना? वियना सम्मेलन कब हुआ था? और मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के जी। वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का आगमन हुआ। लेकिन यह युग, मेटरनिक युग, ज्यादा दिनों तक कायम जो है नहीं रहा। फिर ऐसे कुछ परिस्थितियां बनी जिसके चलते थोड़े ही दिनों में मेटरनिक का युग का भी क्या हो गया? अंत हो गया। हाँ, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही थी? बढ़ रही। जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगा, उस देश में पुराने रीति रिवाज जो है नहीं चलेगा। लोग जो है नए नए रीति रिवाजों को पालन करेंगे, अपनाएंगे। नहीं जी। इस तरह से मेटरनिक युग भी यूरोप में ज्यादा दिनों तक कायम जो है नहीं रहा। कुछ दिनों के लिए मेटरनिक युग कायम होगा, फिर भी ज्यादा दिनों तक इसका यूरोप में प्रभाव जो है नहीं रहा। इस तरह से वो अपना इटली पर राज्य स्थापित कर लिया मेटरनिक ने, और इटली को कई प्रांतों में बांट दिया। इटली को क्या किया? कई